हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से एक प्यारी सी स्टोरी कटे पंख के साथ। रामदीन काका ने रमा के कमरे के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाई, बहुरिया बहुरिया, आपके बाबूजी आए हैं, मिलना चाहते हैं, उन्हें बुला लूं अंदर। काका को पूरे घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। रमा जब से विवाह करके इस घर में आई थी तब से उसने देखा था कि उसके ससुर के व्यापार के सिलसिले में हो घर से बाहर सबकी देखभाल करना और घर के साथ साथ घर के लोगों की चिंता करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। रामदीन काका बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए रमा भी उन्हें पिता तुल्य सम्मान देती थी। काका प्यार से रमा को बहुरिया कहा करते थे। नहीं, जाकर उनसे कह दीजिए मुझे नहीं मिलना, वो वापस लौट जाएं। बहुरिया, जिद नहीं कीजिए, बेचारे इतनी दूर से कितनी बार आ चुके हैं आपसे मिलने, एक झलक तो लीजिए, पिता हैं आपके, कुशल पूछकर चले जाएंगे। काका, मैं जो कह रही हूँ वो जाकर उनसे कह दीजिए, मेरा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ, मरे हुए से कौन मिलता है। भारी पैरों से काका बाहर बरामदे की ओर लौट गए। आज तक वो समझ नहीं पाए थे कि बहुरिया अपने पिता से क्यों नहीं मिलना चाहती। संध्या को जब रमा दिया बाती लेकर तुलसी चबूतरे पर दिया जलाने घर के बाहर निकली तो काका हाथों में एक कागज का टुकड़ा लिए पास आकर खड़े हो गए। सफेद रंग की साड़ी में रमा संध्या के समय हाथ में जलते हुए दिए की लौ में साक्षात देवी लग रही थी। नसीब ने बेवक्त ही उसे विधवा का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले ही वो लाल जोड़े पहने महावर लगे पैरों से ससुराल की देहरी लांग कर गृह प्रवेश की रीत निभा कर आई थी। लेकिन हाय रे नसीब। क्या बात है काका, कुछ कहना है क्या। नहीं बहुरिया, कहना नहीं है, बस ये देना था आपको। ये चिट्ठी आपके बाबूजी ने दी थी और कहा था कि मैं आपको दे दूं। रमा ने अनमने से काका के हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया और अंदर चली गई। पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा सटा लिया और धीरे से कागज के टुकड़े को खोला। पूरे पन्ने में बस 4 लाइनें लिखी थी। बेटा, माँ बाप ताउम्र बच्चों की गलती माफ़ करते हैं। क्या बच्चों का फ़र्ज नहीं बनता कि वे अपने माँ बाप की गलत फैसले पर पर्दा डाल दें, उन्हें उनके द्वारा की गलती को माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊँगा। रमा की झरती आंखों में एक बार फिर से अतीत का दर्द झिलमिला गया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में उसने अव्वल स्थान प्राप्त कर पूरे खानदान में लड़कियों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया था। समूचे गांव में मिठाई बंटवाई गई। रमा के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसे तो पढ़ लिख कर अपने पिता की तरह बैरिस्टर बनना था। शहर के सबसे अच्छे डिग्री कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। कभी कभार नोट्स लेने के सिलसिले में वो अपने एक सहपाठी के घर जाया करती थी। एक दिन वो बिना कहे रमा के घर अपने नोट्स लेने आ गया। फिर क्या था, चाचा, ताऊ, बुआ अब सब नाक की तरह फुकार उठे। रमा के साथ उस लड़के को देखकर उन लोगों के कान खड़े हो गए। माँ को बैठक में बुलाया गया और एक फरमान जारी किया। माँ ने लाख मिन्नतें की। उन्होंने सबको समझाया कि ऊंची पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। कोई सहपाठी घर पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि रमा के कदम लड़खड़ा गए हैं। रमा के रूढ़िवादी परिवार में ये घटना भूकंप की तरह आई थी। उस भूकंप में परिवार के साथ साथ बाबूजी भी हिल गए थे। बेटी की इच्छा पर सामाजिक प्रतिष्ठा भारी पड़ रही थी। देखते देखते उन्होंने एक मित्र के पुत्र से, जो ऊंचे घराने का इकलौता वारिस था, विवाह तय कर दिया। रमा की रजामंदी का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। विवाह के दिन तय कर दिए गए। बेचारी उड़ना भी नहीं सीख पाई थी कि घर वालों ने उसके पंख काट दिए। सारे सपनों को वहीं छोड़ रोती बिलखती वो बाउल की डेहरी से विदा हो गई। रमा का ससुराल नाम का था, जो जेल से कम नहीं था। ससुर जी बड़े कड़े मिजाज के थे। बात बात में बंदूक निकाल कर खड़े हो जाना उनकी शान थी। पति के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इकलौती औलाद होने की वजह से वो जिद्दी तो था ही साथ सारे अवगुणों में धनी भी था। कोने के लिए मायके आई रमा ने माँ को सबका परिचय बताया। माँ ने किताबों से भरी संदूकची साथ दे दी और कहा, बेटा, ये किताबें ही अब तुम्हारी सखी हैं, इन्हीं से दोस्ती कर लेना
ताकि अकेलापन नहीं खलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना बिटिया। रमा बहुत खुश थी किताबें पाकर। अब उसे कोई मतलब नहीं था कि ससुराल की चारदीवारी कितनी ऊंची है और पति को उसकी कोई कद्र नहीं है। वो अपना ध्यान पढ़ने में लगाएगी। उसने पढ़ना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन सी कलम से रमा का नसीब लिखा गया था। नशे में धुत एक दिन पति गुस्से में आकर उसकी सारी किताबें और सर्टिफिकेट में माचिस लगा दी। रमा रोती बिलखती जली हुई किताबों को समेटकर संदूक में बंद कर दिया। कुछ ही महीने बाद आपसी रंजिश में दुश्मनों ने पति को कचहरी से लौटते समय गाड़ी से ठोकर मार दी। पैसा पानी की तरह बहाया गया, पर वो बच नहीं पाए। इस बार किस्मत ने रमा की बची खुची जिंदगी की आस भी खाक कर दी थी। उस दिन के बाद से वो मूक बधिर बस जिंदगी को बोझ की तरह ढोई जा रही थी। रमा ने अंधियारे को गले लगा लिया था। वो अब किसी से भी नहीं मिलती थी, चाहे वो उसके मायके वाले ही क्यों ना हो। माँ छटपटा कर रह गई कि एक बार बेटी को देख पाती, लेकिन रमा ने साफ मना कर दिया। अपने आंसू को पोंछते हुए रमा ने कांपते हाथों से लोहे की भारी भरकम संदूक को खोला और उसमें से एक थैला निकाला। थैले में कुछ अधजले सर्टिफिकेट थे, जिनको सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अनायास ही उसके मुंह से निकला, बाबूजी, मैंने तो माफ़ कर दिया। क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? बस इतनी सी थी ये कहानी, कटे पंख।